हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट आवर चैनल इंडियन एजुकेटर। आज हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, मीन्स कंटिन्यू करेंगे मोर कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक को ही, है ना। हम लोग अभी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर का डिस्कशन करते आ रहे हैं लगभग 3, 4 या 5 लेक्चर से, ठीक है। तो आज हम अपने उस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। देखिए, ये मान के चलिए कि इस चैप्टर में मैक्सिमम पोर्शन यानी कि मैक्सिमम पोर्शन कैलकुलेटिव है ना। स्टार्टिंग में जो हमें बस बेसिक चीज़ें जानने थी केमिस्ट्री के बारे में, सो हमने बताई थी। उसके बाद देखिए, जब से मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग केमिकल कैलकुलेशन ही करते चले आ रहे हैं। तो ठीक है भाई, ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी इसलिए क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे होंगे इसके बाद आफ्टर 12, तो आप देखेंगे कि इन टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना। स्पेशली इंजीनियरिंग और मेडिकल्स के फील्ड वाले, मीन्स इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मूल कॉन्सेप्ट से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नए टॉपिक को, कुछ नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे और न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करेंगे। मीन्स कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे और उसी के थ्रू उस जो नए कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं उसको समझेंगे। तो देखिए, आज हम एक्चुअली जो बात करेंगे, ठीक है, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं बाबू बेटा, वो है हमारा मास परसेंटेज कंपोजिशन, है यूँ कहिए परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसके बारे में? परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। आज हम एक्चुअली परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में जानने वाले हैं। जनरली इसी को लोग मास परसेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं, मास परसेंट कंपोजिशन, ठीक है। तो इसको बताने से पहले एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं, जैसे आप लोग जानते हैं कि इन अमोनिया, अमोनिया में वी नो दैट इन अमोनिया always 1 mole of nitrogen, 1 mole of nitrogen, ठीक है, 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen, 3 moles of hydrogen, ठीक है। या इसी को ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 17 सॉरी कितना है, in 17 gram of ammonia always 14 gram of nitrogen and 3 gram of hydrogen। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये तो हमको पता है कि भाई अगर हम अमोनिया का 1 मोल लेते हैं तो अमोनिया के उस 1 मोल में नाइट्रोजन के 1 मोल ऑलवेज मौजूद होंगे और हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? 3 मोल। या अगर आप ग्राम के रिस्पेक्ट में बात करें तो 17 ग्राम अमोनिया में हमेशा 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन होंगे। अब आप सोचेंगे कि इसको क्यों बता रहे हैं भाई, इससे क्या हमें लेना देना? देखिए, हमें इसको समझाने के लिए इसी चीज़ को हम समझेंगे भाई, परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे। अब पता है हमारा क्या पर्पज रहेगा करने को। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये अमोनिया के 1 मोल में कितने मोल नाइट्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन हमें मालूम है, कितने ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम हाइड्रोजन है वो भी हमको पता है। अब हम क्या पता करने चल रहे हैं, हम चलेंगे मालूम करने की इस अमोनिया में, ठीक है, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने परसेंटेज मौजूद है और हाइड्रोजन के कितने परसेंटेज मौजूद है, यानी कि इनके परसेंटेज कंपोजिशन की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। कि अब नाइट्रोजन का कितना मास परसेंट कंपोज है इसमें और हाइड्रोजन के कितने मास परसेंटेज हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए जनरली क्या होता है, अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर कैलकुलेट करवा रहा हूँ। जनरली फॉर्मूला होता है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, मास ऑफ द एलिमेंट। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपके, ठीक है, मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इनटू 100। ये हमारा सॉरी कहाँ गया, इतना लंबा है ना थोड़ा सा, तो फिर सर्कल करना पड़ेगा इसको, सॉरी रेक्टेंगुलर। देखिए क्या है इसमें, ये
किसी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट मौजूद होते हैं, अगर हमको फाइंड करना है कि उस कंपाउंड में एलिमेंट के कितने परसेंटेज मौजूद हैं रिस्पेक्टिवली, अलग अलग एलिमेंट्स के कितने परसेंटेज मौजूद हैं, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ द एलिमेंट हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, यानी जिस एलिमेंट का परसेंटेज मास निकालना है या परसेंटेज कंपोजिशन आपको फाइंड करना है, आप उसके मास को किससे डिवाइड करिए, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से जिसमें वो एलिमेंट मौजूद है, फिर इनटू 100 करके। जैसे अमोनिया के केस में बात करें, ठीक है, जरा मैं नीचे लिख रहा हूँ। अमोनिया केस में अगर हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के कितने परसेंटेज इसमें मौजूद है देखेंगे तो भाई नाइट्रोजन के परसेंटेज हमें चेक करने हैं, तो मास ऑफ द एलिमेंट यानी किसका मास रखेंगे, नाइट्रोजन का, तो वो हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई पूरे इस कंपाउंड एक मॉलिक्यूल अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 17 होता है, 17 इंटू 100 कैलकुलेशन करेंगे आप तो 1400 डिवाइडेड बाई एक्चुअली इतना लंबा नहीं करते हैं, 14 डिवाइडेड बाई 70 कर देते हैं, ठीक है, तो 0 पॉइंट है ना 140 हो जाएगा, 119 17 136 40 34.8 6 है ना, तो फिर 51, ठीक है, इंटू 100 या यूं कहिए 82.3% नाइट्रोजन होगा। कैलकुलेशन आप करेंगे है ना, ये आप करेंगे तो आपको मिलेगा कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने परसेंटेज हैं, 82.3% है, ठीक है। उसी तरीके से हाइड्रोजन के कितने परसेंटेज होंगे देख लीजिएगा, परसेंटेज यहाँ से निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन का एलिमेंट हाइड्रोजन का मास कितना है इसमें 3, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम का 1 ev होता है, यहाँ पे 3/17 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0 हो जाएगा ना, 17 × 17 हो जाएगा आपका कितना 13 130 7 119, ठीक है, 119 से 11 17 102 इंटू 100 या यूँ कहिए 17.6% लगभग इतना आएगा। यानी कि हमने यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन निकालना देख लिया, कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल में जो किसी एक मॉलिक्यूल में कह लीजिए कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट है, उन एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन हमको निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने अमोनिया को लेकर के नाइट्रोजन हाइड्रोजन का फाइंड किया, ठीक है। यहीं पे अगर आप देख लें उसका क्या, मैं एक और एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो जैसे देखिए, इरेज करना है इसको, ठीक है, देखिए अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपका वाटर के केस में, इन वाटर, ठीक है, वाटर के केस में अगर आप बात करें तो परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या यूं कहिए परसेंटेज कंपोजिशन कहिए या परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट कहिए, ठीक है। परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन लेंगे कितना 2, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के कितने मास है 2 अपॉन में 18 इंटू 100, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.12 हो जाएगा, ठीक है, 18 2 फिर 0.1 फिर 0.1 इंटू 100 या यूं कहिए 11.1% हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का देख लीजिए, परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा भाई 16 अपॉन में 18 इंटू 100 डिवाइड करिए इसको 0.160 हो जाएगा ना, 118 144, ठीक है, 144 और 16 88 इंटू 100 या यूं कहिए 88.8%, ठीक है। यानी वाटर के मॉलिक्यूल में आपको हाइड्रोजन के कितने परसेंटेज होंगे 11.1% और ऑक्सीजन के 88.8%, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए आप निकालिए इसमें, मान लीजिए हम ले लेते हैं Na2CO3 में, ठीक है, Na2CO3 में मैं कहूं Na2CO3 ले लिया हमने, कंपाउंड कोई है, इसमें मैं कहूँ कि जितने भी अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट है उनके परसेंटेज कंपोजिशन बताइए। क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा कि फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड Na2CO3। तो क्या है, अलग अलग एलिमेंट इसमें कौन कौन से है, सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सोडियम के केस में क्या करेंगे, परसेंटेज मास, ठीक है, ऑफ सोडियम क्या बताएंगे, ये यहाँ पे 46 सोडियम का मास है, ठीक है, डिवाइडेड बाई इस पूरे का देख लो 46 है ना, और ये 12 58 और 16 3 जा 48, ठीक है। तो ये करीबन हमारा आ जाएगा 48 और 46 और 12 58,
ठीक है, 90 98 8 106 इंटू 100 कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो आपको आएंगे उसी तरीके से आप कार्बन के परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन की बात है, आप कर लेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीखे एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे। ठीक है, इस तरीके से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। देखिए डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आपको देता है परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने का, सीधा एलिमेंट वगैरह क्लास 9 वगैरह में आप किए होंगे। ठीक है, क्लास 9 में ऐसा किए होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ से फाइंड करवाता है ना, लेकिन थोड़ा सा डाटा चेंज कर देता है। मीन्स डाटा चेंज का कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में आ सकता है। जैसा मैं दे रहा हूँ इसके बाद देख लीजिएगा, वहाँ से आप क्लियरली समझ जाएंगे। तो इसे इरेज करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं। तो देखा ना, एक नया टॉपिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। अब इसको कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमने ले रखा है पहले से, 0.6 ग्राम ऑफ 0.16 ग्राम of an organic compound gives क्या क्या देता है, 0.44 ग्राम ऑफ CO2 एंड कितने ग्राम गिव 0.44, ठीक है ये 44 है, 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.18 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, find the percentage composition of कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया। देख लीजिए कुछ अलग तरह से डाटा है। ऐसे तो जनरली डायरेक्ट कंपाउंड दिया रहेगा तो आप सीधा निकाल लेंगे उनमें कितने अलग अलग परसेंटेज हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे दिए है कि भाई 0.16 ग्राम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का उन्होंने लिया है और उसको बर्न किया। भाई आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम बर्न करेंगे तो जनरली हमको CO2 और वाटर की वेपर ही मिलने वाली होती है स्टीम के फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे तो कंबशन कराया गया उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो आफ्टर कंबशन देखा ये गया कि 0.44 ग्राम CO2 ऑब्टेन हुआ और 0.18 ग्राम क्या मिला, वाटर। तो आपको कार्बन हाइड्रोजन के परसेंटेज कंपोजिशन बताने हैं। तो जरा इसको ट्राई करते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसमें देखिए इन 1 मोल, ठीक है सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, इन 1 मोल ऑफ CO2 के 1 मोल में है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं, 1। ठीक है, ये तो हमको पहले से पता है यार ना कि CO2 का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो इसमें कार्बन के कितने मोल होंगे, 1 मोल, और ऑक्सीजन के 2 मोल होंगे। ठीक, तो कार्बन के 1 मोल मिल गए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके 1 मोल CO2 के 1 मोल में कार्बन के भी 1 मोल है, तो कितना CO2 लिया गया है, मतलब प्रोड्यूस हुआ है 0.44 ग्राम। तो इस ग्राम के इतने वेट के करस्पॉन्डिंग कितना मोल होगा CO2 का वो देख लें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे, कितना वेट दिया है आपको 0.44 गिवन वेट या गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। आपको कार्बन CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.01 मोल आएगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग इतना मोल आएगा, यानी कि 1 मोल CO2 में कार्बन के कितने मोल है, 1 मोल। तो इतने मोल CO2 में कितने होंगे, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन व्हाट 0.44 ग्राम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 1 इंटू 0.01 यानी कि 0.01। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि इतने ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे कार्बन के, इतने मोल होंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा, कार्बन के जब मोल आपको पता हो गए तो कार्बन के मोल पे मोल वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए और यहाँ से कार्बन का क्या वेट पता कर लीजिए, है कि नहीं। हमें परसेंटेज कंपोजिशन बताना है ना, तो उसके लिए जिस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन बताना होता है उसका हमको मास चाहिए होता है, और कंपाउंड का मास तो हमको मालूम ही है। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 0.16 ग्राम दिया हुआ है कि नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, तो क्या करते हैं यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, या सिंपली भी कहिए वेट। ठीक है, वेट अपॉन में एटॉमिक वेट, और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ से आप अप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मोल कितना आप निकले 0.01 इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन, है ना। देखिए WC सीधा लिख रहे हैं, वेट ऑफ कार्बन अपॉन 12, यानी कि यहाँ से कार्बन का वेट कितना आ जाएगा 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो
ठीक है, 12 × 12 कैरी 1.012 ग्राम। ठीक, तो कार्बन का कितना ग्राम आया आपको पता चल गया, यानी कि 0.44 ग्राम CO2 में 0.012 ग्राम क्या है, कार्बन है। कार्बन का वेट मालूम हो गया, रहने देते हैं। अभी कंपोजिशन बता देंगे सीधा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, लेकिन एक बार हाइड्रोजन का भी वेट इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो उसको देखो मैं नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे यहाँ पे कर रहा हूँ, कर दूँ ना, स्पेस तो खैर है नहीं, तो चलो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाला, ताकि आसानी से समझाया जा सके। चलो कोई नहीं, तो फिर क्या क्या इरेज कर दे, क्या इरेज कर दे, ये इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दे ताकि हमारे हाइड्रोजन को बताना आसान है। चलो अब हाइड्रोजन के केस में देखो, अब वाटर की एक मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल होते हैं, 2 मोल होते हैं। ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल कितना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, कितना आ जाएगा, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इसका, यानी ये भी आपका कितना आ जाएगा, 0.01 ग्राम, ये भी आएगा, है कि नहीं। यानी कि वाटर की एक मोल में हाइड्रोजन के 2 मोल होते हैं, तो इतने मोल में कितने होंगे, 2 इंटू इतना जो भी आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.18 ग्राम ऑफ CO2, कितना हो जाएगा, 0.01 इंटू 2, यानी कि 0.02। क्या बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन के मोल मालूम हो गए, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता कितना है, 1 होता है, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 0.02 इंटू 1, यानी कि 0.02 ग्राम, यानी कार्बन का वेट आ गया और हाइड्रोजन का वेट आ गया। अब इनका परसेंटेज कंपोजिशन बताने, तो मैंने बताया था परसेंटेज कंपोजिशन का क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेट जिनका परसेंटेज निकालना होता है उनके वेट को किससे डिवाइड करेंगे, कंपाउंड के वेट से। और यहाँ पे कंपाउंड का वेट कितना था, 0.16 ग्राम। तो चलो यहाँ से अब देखो, अब हम इन दो डाटा को लेकर के कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, इन दो डाटा को लेकर। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, गिवन वेट कितना है 0.12 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 0.16 इंटू 100। यहाँ से परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर आप निकालेंगे तो क्या आपका करीबन आ जाएगा 12/16 ना, 12/16 का मतलब 3/4 इंटू 100, या यूँ कहिए परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर आप निकालेंगे तो 75% आएगा, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर आप कहीं निकालेंगे तो ये करीबन आपका आएगा 0.02 अपॉन में क्या है 0.16 इंटू 100, या यूँ कहिए 1/8, 100/8, ठीक है, 216 1/8 क्या हो जाएगा 8 है ना, तो 50 4 से करो 25/2, 25/2, यानी कि 12.5%। क्या मेरी बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन का परसेंटेज आया 12.5% और कार्बन का है 75%। क्या मेरी समझ गए। तो इस तरह की क्वेश्चन आता है आपको सॉल्व करने को, तो आप इजीली इस तरह से अप्रोच करेंगे। किया कुछ नहीं, हमने इन सबके करस्पॉन्डिंग मोल निकाला है और हमको पता है कि एक मोल CO2 कार्बन का 1 मोल होता है, तो इतने में कितना होगा 0.1 ग्राम वेट, सॉरी मोल आया था इसका 0.01 और मोल वाले फॉर्मूले से हमने वेट ऑफ कार्बन निकाल लिया। ठीक, उसी तरीके से हमने हाइड्रोजन के वेट को निकाल लिया, और जब अलग अलग एलिमेंट के वेट हमको मिल गए या मास मिल गए तो हमने क्या किया परसेंटेज कंपोजिशन निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। इसे भी इरेज कर रहे हैं, और भी इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी करवा रहा हूँ उन्हीं को कराऊंगा। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। चलो थोड़ा सा यार फास्ट बढ़ना चाहिए, तो बात कोई नहीं। जैसे एक और क्वेश्चन हमारे पास है कि 0.6 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, 0.636 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स, क्या क्या देता है वो, कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन इतना। अच्छा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसमें कौन कौन है वो भी वो उसमें बता रहे हैं, कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, ये कितना कार्बन देता है हमको 0.968 ग्राम ऑफ CO2 है ना, गिव्स 0.968
ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, ऑफ CO2 एंड 968 हो गया एंड 0.792 ग्राम ऑफ 0.792 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमको फाइंड क्या करना है, कम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट। तो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया, आप जरा पढ़िए क्या करना है हमको। कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने लिया है, इसका मास कितना है 0.66 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, और यहाँ क्लियर कर दिया है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही एलिमेंट हैं। तो आपको बताना है कि अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमको 0.968 ग्राम CO2 मिलती है और 0.792 ग्राम वाटर मिलता है, तो बताइए उसमें कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मास परसेंटेज कितने हैं। सिंपल, आसान है हमारे लिए। तो क्या करेंगे, एक बार के लिए पहले इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेंगे, फिर कार्बन का निकाल लेंगे, उसके बाद जैसा होगा आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं निकालने जा रहा हूँ, और निकालूंगा कैसे, जरा यहाँ से देखो क्या करेंगे हम, वही डायरेक्ट आप देखो करने जा रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे। यही फिर करेंगे कि CO2 के एक मोल में कार्बन के कितने मोल होते हैं, 1 मोल होते हैं, तो इतने ग्राम के करस्पॉन्डिंग कितना मोल होगा पहले वो निकाल लें। तो यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा भाई, गिवन वेट है कितना, गिवन वेट है आपका 0.968 डिवाइडेड बाई 44, ठीक है। जरा इसको कैलकुलेशन करिए, 968 अपॉन 44 इंटू 10 टू द पावर -3 कर दिया, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो करीबन 10 20, ठीक है, यानी कि 20 बार में 880 880 20 68 88 2, ये 22 इंटू 10 के पावर -3 या यूं कहिए 0.022 मोल, ठीक है। यानी कि 0.968 ग्राम में CO2 के कितने मोल है, 0.022 मोल। तो कार्बन के भी कितने मोल होंगे, इतने ही मोल होंगे, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि कार्बन की CO2 के 1 मोल में कार्बन का 1 मोल होता है, तो इतने मोल में कितना होगा, इतना। यानी कि यहाँ से हम ये भी निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। देखिए इसी को शॉर्ट फॉर्म में NC भी लिखते हैं, NC लिख दिया जाएगा तो आप समझ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से NC कितना आ जाएगा 0.022 मोल। कार्बन कितने मोल है, अब कार्बन की इस मोल के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, कार्बन का वेट, इतने मोल कार्बन का क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे। तो कैसे आ जाएगा, वेट ऑफ कार्बन, देखो सीधा WC लिख रहे हैं, वेट ऑफ कार्बन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा 0.022 इंटू 12। कैलकुलेशन करेंगे 24 है ना, 26 कैरी टू 2.0, ठीक है, इतना ग्राम कार्बन का आया, ठीक। सिमिलरली आप क्या निकाल लीजिए, NH निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लीजिए, है ना। नहीं, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, पहले क्या निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालिए, ठीक है। देखो अब शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू करें, NH2O का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे कितना, 0 गिवन वेट है उसका 0.792 डिवाइडेड बाई 18। तो कैलकुलेशन करिए, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे 729 अपॉन 18 इंटू 10 की पावर -3। कैलकुलेट करिए भाई, 18 से डिवाइड करिए, ठीक है, सीधा डिवाइड हो जा रहा है जी, 18 जो 72 हो जा रहा है, टोटली पूरा डिवाइड हो गया ये, तो फिर 0 उतारना पड़ेगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, 18 25 90 40.5, यानी कि 10 के पावर -3 या यू कहिए कि 0.0405 मोल वाटर क्या है, ठीक है, सही है ना, 40, ठीक है, कोई। तो इतना मोल वाटर का आया, लेकिन वाटर के 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 2 मोल होते हैं। वाटर के एक मॉलिक्यूल को ले गया यूं कहिए हाइड्रोजन को, वाटर के 1 मोल में हाइड्रोजन के 2 मोल होते हैं, तो इतने मोल में कितने होंगे, इतना इंटू 2। तो यहाँ से हम क्या निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना 0.0405। कैलकुलेशन करिए, 2 5 10, ठीक, कैरी 1 2 4 8 0.0, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 0.0810 आ गया, ठीक। तो यहाँ से वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1। देखो मैं सब सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखना शुरू कर रहा हूँ, WC मतलब वेट ऑफ कार्बन, WH मतलब वेट ऑफ हाइड्रोजन, NH मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, NH2O का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है।
चलो तो यहाँ से बेटा हाइड्रोजन कितना आ जाएगा आपका है 0.0810 इंटू 1 यानी कि 0.0810। बात समझ में आई है? ग्राम। यानी हाइड्रोजन का वेट आ गया, कार्बन का वेट आ गया, ठीक है। और टोटल कंपाउंड का वेट कितना था? एक्चुअली 3 डेसिमल था, ठीक है। कंपाउंड का टोटल वेट था 0.066 ग्राम। हमको इसमें 3 कंपाउंड है ना, कार्बन का भी बताना है, परसेंटेज कंपोजिशन, हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का। तो इनका तो मास मिल गया। अब ऑक्सीजन का मास आसान है हमारे लिए निकालना, है ना। एक काम करिए, इसको 2 तरह से कर सकते हैं। पहले क्या करिए, इसका मास परसेंटेज निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये पे मैं निकाल रहा हूँ परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, वेट कितना है 0.264 अपॉन में 16 है क्या, नहीं 0.66 है, 0.66 इंटू 100। तो इसको डिवाइड करो, 264 अपॉन में 66 इंटू डेसिमल देखो कैंसिल करा रहे हैं, 10 के पावर 2 था तो इधर का डेसिमल चला गया आपका 3, -1 हुआ तो ये हो गया 1 2, ये उधर 10 बचेगा, ठीक है। -3 था तो -1 हुआ, ये ऊपर जाएगा तो +1। इसको डिवाइड करोगे तो 4 बार में जाएगा, यानी कि 40% आएगा। 40% कार्बन आएगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, 40% ही आएगा। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर हम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.0810 अपॉन में 0.66 इंटू 100। ये भी कैलकुलेट करेंगे तो आपका 810 अपॉन में 66 इंटू देखो कितना, 1 2 3 4, ये हो जाएगा -2, ऊपर जाएगा 2, सिंपल ये बचेगा तो ये हो जाएगा आपका कुछ नहीं, 10 की पावर ग्राम बचेगा ही नहीं। तो इसको डिवाइड कर दूँ, मेरे हिसाब से 5 बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है, 5 × 30 5 × 30, 5 बार में नहीं जा रहा है, ये करीबन जाएगा 660, 40, 700, 110, 150, है ना। तो ये हो जाएगा आपका करीबन, इसको डिवाइड कर लो यहाँ पे, 810 डिवाइडेड बाई 66, 66 एकम 66 हो जाएगा, 11 में 6 गया 5, 7 में 6 गया 1, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 66 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 अब 132, 18 हो जाएगा, पॉइंट बढ़ा दीजिएगा, 0 बार में हो जाएगा। तो आई थिंक 5 बार में, 5 × 30 नहीं 5 बार में नहीं, 3 4 × 24 4 × 24, 3 बार में जाएगा, 3 बार में मिलिए यार, 1 घटा है 2, तो ये करीबन आ जाएगा 12.2%, ठीक है। तो 12.2% एक्चुअली इसका भी कैलकुलेशन। तो यहाँ से देखिए एक्चुअली कैलकुलेशन करने के बाद आप देखेंगे तो ये 12.2 ये मैं इरेज कर रहा हूँ ऐसे रफली। देखिए आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भाई अब नहीं, अगर हो रहा है भाई कुछ दिक्कत तो आपको सीधा डे से डिवाइड कर लिया करिए। तो 12.2% कौन सा क्या आया, हाइड्रोजन आया, 40% क्या आया, कार्बन आया, ठीक है। मैं इसे इरेज करूँगा क्योंकि स्पेस नहीं है आगे बताने के लिए। तो देखिए इरेज करते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी भी नहीं ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत है उनको साइड में रखे रहते हैं, ठीक है। चलो समझाने में क्या है, तो इनकी भी नहीं ज़रूरत है। अब देखिए मेन क्या था, हमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछ रहा था। तो कार्बन का परसेंटेज आया 40%, हाइड्रोजन का 12.2%, ठीक है। तो यहाँ पे यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन हमने निकाला तो कितना आया 40%, ठीक। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमने निकाला तो 12.2% है, ठीक है। तो इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 52.2% आएगा। यानी कार्बन हाइड्रोजन मिला के 52.2% है। और इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड में था कौन, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन हाइड्रोजन मिला कितने परसेंटेज हो रहे हैं, तो बचे जो परसेंटेज है टोटल 100% माना जाता है। तो बचे जो है टोटल परसेंटेज किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस 52.2। इनके सब को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से हम निकालेंगे तो ये करीबन आपका आ जाएगा 47.8%। क्या समझ में आ गया। तो आसान था क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कि बार बार वही फॉर्मूला लग रहा है परसेंटेज कंपोजिशन के लिए कि जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, उसका मास डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास इनटू 100। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप्स की तरह से था। ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था, बोला था इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है,
इतना CO2 मिल रहा है हमको, इतना वाटर मिल रहा है, बताइए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने परसेंटेज होंगे। तो हमने क्या किया, इतने मास के करस्पॉन्डिंग मोल निकाला, और हमको पता है कि CO2 के 1 मोल में कार्बन के 1 मोल होते हैं, तो इतने मोल में कितने होंगे हम देख लेंगे, और जब मोल आ जाएगा तो मोल वाले फॉर्मूले पे अप्लाई कर देंगे और वेट आ जाएगा कार्बन का, ठीक। सिमिलरली वाटर के केस में क्या करेंगे, वाटर के 1 मोल में 2 मोल हाइड्रोजन होते हैं, तो इतने मोल में कितने होंगे मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। और जब वो हाइड्रोजन के मोल आ जाएंगे तो मोल का फॉर्मूला हाइड्रोजन पे अप्लाई करेंगे, और वहां से उतने मोल हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग कितना मास होगा हाइड्रोजन का देख लेंगे, तो मास आ जाएगा, तो हमारे लिए परसेंटेज एलिमेंट निकालना आसान हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन। क्या बात समझ में आई? तो देखिए परसेंटेज कंपोजिशन किसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला अप्रोच होगा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझना और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। तो हम उसकी तरफ अब बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं। चलिए आसान है, कैलकुलेटर करते रहिएगा आप लोग। बाकी क्या है यार, बहुत टफ नहीं होते हैं अपने सिलेबस में, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है ये सारे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड चीज़ों को पूछा जाता है ना, तो पूछा जाता है तो हम लोग भी ध्यान देंगे। और अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, हम चल रहे हैं क्या कैलकुलेशन करेंगे अब हम, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, और भी जो भी चीज़ें समझ में आएंगी करेंगे। तो फिर वही बात, डायरेक्ट इसको नहीं स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल्स लेंगे पहले, उनको प्रॉपर तरह से समझाएंगे, फिर क्या करेंगे हम इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे। समझ में आई बात, उससे और क्लियर हो जाता है। तो अच्छा अभी एक चीज़ और पहले समझिए कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एक्चुअली, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एक चीज़ और होती है यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या होता है? स्ट्रक्चरल सही है ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके जनरली 3 मेन फार्मूले हो रहे होते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। हम स्टडी करेंगे इन सब का, लेकिन पहले के थ्रू आउट एक एग्जांपल पहले समझते हैं, फिर उसके आगे हम इनको डिफाइन करेंगे, समझेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनते हैं, जैसे अभी हमने मास परसेंटेज कंपोजिशन निकाला ना, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन निकाला, तो अब क्या होगा उसका रिवर्स अगर तुम करोगे, पहले क्या था कंपाउंड का मोल वगैरह दे रहा था, फिर हमसे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट फाइंड करवा रहा था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट आपको गिवन रहेगा, ठीक है। एक्चुअली 1 मिनट रुकिए जरा, फिर ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, हम सबके बारे में भी स्टडी करेंगे। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैं ये जो एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें इस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट के परसेंटेज कंपोजिशन आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो एलिमेंट के परसेंटेज कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, और भी सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको समझाएंगे, फिर उसके लिए जो रूल्स होगा उसको भी लिखेंगे। तो एग्जाम्पल्स में जैसे क्वेश्चन है हमारे पास शायद यहाँ पे है, ठीक है, रखा हुआ है, क्या है कि देखिए क्वेश्चंस है हमारा एक, क्या क्वेश्चंस क्या है, मुझे इसको ऊपर वाला इरेज करना पड़ेगा स्पेस ना होने से ना, थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं, ये थोड़ा इरेजिंग हो जाएगा तो स्पेस हमारे लिए बच जाएगा। और क्वेश्चन होगा क्या कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद क्या इसमें दिया है, फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन हैविंग फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। क्या है, कार्बन का कितना परसेंटेज है, 40 पॉइंट समथिंग है, 40.687% है। हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है यहाँ पे, 5.085, ठीक है, 5.085, और ऑक्सीजन का कितना है, उसी का हाफ कर दीजिए, यानी कि 54.228%। ये दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एम्पिरिकल
एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो स्पेस ज़्यादा नहीं है फिर भी लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा एक चीज आपको, गिवन क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड गिवन रहेगा, इसके बिना हो नहीं पाएगा। मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड में कितना है, शायद 108 है, वही है क्या, हाँ 118 है, 108 नहीं है, 118 है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्या था क्वेश्चन कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है, और कार्बन का परसेंटेज कितना है, इतना, हाइड्रोजन का इतना और ऑक्सीजन का इतना। आपसे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, अभी आप एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं जानते हैं क्या होता है, हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर ला देंगे, सॉल्यूशन बता देंगे तो पूरी तरह से, उसके बाद उनको डिफाइन करेंगे ताकि आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो इसके लिए देखिए तरीके होते हैं कुछ करने के, पहले देख लीजिए क्या होते हैं तरीके। हम क्या कुछ कॉलम बनाते हैं, ठीक है, 3-4 कॉलम बनाएंगे, ठीक है, उन्हीं कॉलम के करस्पॉन्डिंग उनको इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉलम ये होगा, एक कॉलम हम बनाएंगे एलिमेंट का कॉलम बनाएंगे, ठीक है, देखिएगा। दूसरा कॉलम हम बनाएंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक, जो दिया रहेगा इसी परसेंटेज को उसका मास मान लिया जाएगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दिया रहेगा, ठीक है। फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाला जाएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स पता है कैसे निकलता है, परसेंटेज कंपोजिशन को, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन को किससे डिवाइड करते हैं, एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा, अभी बता रहे हैं कैसे होगा, ठीक। उसके बाद तीसरा नेक्स्ट कॉलम बनेगा एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, या यूँ कहिए सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स का भी एक कॉलम बनेगा। और सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स के कॉलम के बाद एक और लास्ट बनता है हमारा, और वो शायद होता है रिलेटिव सिंपल रेशियो, हाँ रिलेटिव है ना, सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स के बाद रिलेटिव्स नहीं होगा, एक्चुअली सिंपल होल रेशियो होगा, ठीक है, अभी बता रहे हैं क्या, सिंपल होल रेशियो, एक्चुअली इसको सिंपल होल रेशियो ऑफ एटम्स, ठीक है। ये कॉलम हमने बना लिया सारे, जो भी 4-5 कॉलम बनाने थे, ठीक है, आप प्रॉपर तरह से बना लीजिएगा। चलिए क्या देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, थोड़ा स्पेस का मैं दोनों क्वेश्चन और सॉल्यूशन के बीच में समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, तो हमको एलिमेंट क्या क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसका कॉलम बनाना है, फिर उस एलिमेंट के कितने परसेंटेज गिवन है उसके लिए कॉलम, ठीक। उसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एक नया टर्म है, उसके लिए कॉलम बनाना है, उसे भी समझा रहे हैं। फिर सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स का कॉलम बनेगा और सिंपल होल रेशियो ऑफ एटम्स का कॉलम बनेगा, ठीक। अब क्या करना है कि हम करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, इनके एलिमेंट के मास को अब इनको फिलिंग करना शुरू करेंगे। देखिए किस तरीके से, ये हो गया कौन कौन से एलिमेंट हमारे, पहले कार्बन है, इसका कितना परसेंटेज गिवन है, 40.687 परसेंटेज गिवन है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे आता है, परसेंटेज कंपोजिशन है आपका 40.687 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ठीक। कैलकुलेशन करिए आप तो हो जाएगा 12 3 जा 36 है ना, 4 बचेगा, 46 हो जाएगा, फिर 12 3 जा 36, फिर 10 बचेगा, 10 और 8 मिला करके कितना जाएंगे 108, और हो जाएगा 12 9 जाएगा 108, ठीक। और 7 बचेगा तो उसको हम लोग करीबन 6 ही मान लेंगे जनरली, 3.396 ये आएगा। सिमिलरली आप हाइड्रोजन के केस में देख लीजिए कितना परसेंटेज इसका है 5 पॉइंट, ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं इसके, हाइड्रोजन के केस में देखेंगे 5.085 परसेंटेज है गिवन, ठीक। इसका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा, जो परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, जो कि कितना होता है 1, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा हमारा 5.085, ठीक। अब इसके बाद लास्ट बचा हमारा ऑक्सीजन, जो कि कितना है 54.228%। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 54.228 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 16 3 जा 48,
0.48 से ये हो जाएगा आपका 62, तो फिर 62 हो जाएगा, तो फिर वही 16 3 जा 48, फिर बचेगा 14, 142 हो जाएगा, ठीक है। 28, 16 8 जा 128, अब बचेगा 14, 148, 69 जा समथिंग इतना 3.389। इतनी बात समझ में आई। अब सिंपल रेशियो ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, जितने भी कार्बन है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग अगर आप रिलेटेड नंबर ऑफ एटम निकाल लेते हैं, तो इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है उससे क्या करते हैं, सभी को इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रिलेटेड नंबर ऑफ एटम्स वाले कॉलम को पूरी तरीके से फिल करते हैं, फाइंड करते हैं, फिर इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है उससे क्या करते हैं, बाकियों को डिवाइड करते हैं। तो आप देखेंगे 3.39, 3.38, सबसे स्मॉलेस्ट 3.38 है, तो इसी से डिवाइड करते हैं। 3.396 डिवाइडेड बाई 3.389, ये कार्बन के करस्पॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन करस्पॉन्डिंग आ जाएगा आपका 5.085 डिवाइडेड बाई 3.389 और 3.389 डिवाइडेड बाई 3.389। स्पेस नहीं होने से हमने थोड़ा उनको अलग लिख लिया। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आपको लगता है, ये आपका लगभग एक्चुअली इस क्वेश्चन में गिवन है कितना हुआ आ रहे होते हैं, ये 1, 1.5 और 1 आएगा। ये जनरली अप्रॉक्स 1 के बराबर आ रहा है, तो 1 और इसको आप डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट 2 तो नहीं आएगा, जनरली 1.5 आएगा। डिवीजन आप करेंगे ना कैलकुलेशन, तो इतना ही आने वाला है। और ये आपका ये तो एग्जैक्ट 1 आ रहा है, ठीक। तो सिंपल रेशियो ऑफ एटम भी समझ में आ गया कैसे है। आप क्या करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिंपल रेशियो ऑफ एटम आप कैलकुलेट करते हैं तो ये डायरेक्ट सभी होल नंबर में आते हैं, है ना। कभी कभी होल नंबर में भी आ जाता है, तब हमारे लिए आसान होता है। लेकिन जब होल नंबर में सारे नहीं आते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, इनको होल नंबर बनाया जाता है। सुटेबल नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके बाकियों को होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो इन सभी में इतना समझ आना, इन सभी में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वही के वही रह जाएंगे। इसलिए क्या करिए, सिंपल होल रेशियो ऑफ एटम निकालने के लिए सबसे 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 ये 1.5 इंटू 2 यानी कि 3 हो जाएगा, और ये 1 इंटू 2 यानी कि 2। देखिए यहाँ पे सिंपल होल रेशियो ऑफ एटम्स आ गया। तो पहले ये कॉलम प्रॉपर तरह से मैं एक बार फिर समझा दूं, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसे इरेज करेंगे हम आगे, ठीक है। यहीं पे नीचे हम लिखेंगे इसको, चलिए इतना इरेज कर देते हैं, इतना स्पेस बना लेते हैं ताकि यहाँ तक लिख लें। तो क्या था यहाँ पे, आपको डिफरेंट एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेगा। आप ये कॉलम बनाएंगे 4-5, कॉलम में क्या क्या रहना है वो आपको सब समझ में आ रहा है, ठीक। उसके बाद परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जितना गिवन रहेगा उसको फिलअप करेंगे। फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। वो कैसे, उनके परसेंटेज कंपोजिशन को किससे डिवाइड करके, उनके एटॉमिक मासेस से। देखिए सेपरेटली हमने डिवाइड किया और कुछ कैलकुलेशन करेंगे, अपना जो आएगा उसको लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, अगला कॉलम है आपका सिंपल रेशियो ऑफ एटम का। इसमें क्या करेंगे, इन तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उससे क्या करेंगे, बाकियों को सेपरेटली डिवाइड करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट 3.389 था, तो हमने इसी से इन सबको करस्पॉन्डिंग क्या किया, डिवाइड किया। तो कुछ ऐसे वैल्यू आए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यही पूरा आपका सिंपल होल रेशियो आता है, क्योंकि इसमें होल रेशियो नहीं आया है, एक डेसिमल में आ चुका है। तो क्या करेंगे, हम इसको होल रेशियो में पूरे को बदलेंगे। अगर होल रेशियो में है तो आप बदलेंगे नहीं, वही लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि होल रेशियो में नहीं था तो हमने 2 से सब में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमको होल रेशियो में मिले। अब देखिए पहले हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आई थिंक मुझे इरेज करना चाहिए। देखिए मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ, बस इसकी काम थी हमको, मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा स्पेस ना होने से। इतना आप लोग नोट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। इतना इरेज करते हैं, बाकी का ही रहने देते हैं। चलिए अब देखिए क्या है, ये जो सिंपल होल रेशियो ऑफ एटम यहाँ मिला है, कभी कभी यहाँ भी मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मिला है तो आप क्या करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे बताएंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताएंगे। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन थे, कार्बन थे, हाइड्रोजन थे और ऑक्सीजन थे, ठीक। कार्बन के करस्पॉन्डिंग सिंपल होल रेशियो क्या है, 2, तो C2, ठीक। हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग होल रेशियो क्या आया है, 3, तो C2H3। ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग 2, तो ये यानी हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला बना C2H3O2। क्या बात समझ में आ गई। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने से पहले हम क्या करेंगे, एक वैल्यू फाइंड करेंगे n पता है, n फाइंड करेंगे, बता रहे हैं क्या n एक्चुअली होता क्या है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास गिवन रहेगा कंपाउंड का
डिवाइडेड बाई इम्पीरिकल, ठीक है, इम्पीरिकल फार्मूला मास। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन था कितना, 118। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 118 गिवन है। पहले क्या करेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, यानी इंपीरिकल फॉर्मूला पता है तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकाल रहे हैं यहाँ से, है ना। इंपीरिकल फॉर्मूला मास एक्चुअली क्या आएगा, 2 × 12 है ना, कार्बन का 24 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 3 है तो 3 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 रहता है तो 16 2 32। ठीक है, समझ में आ रहा है? कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27 और 32 59 आएगा। ठीक है, 59 आएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी मॉलिक्यूलर मास कितना है 118 अपॉन में इंपीरिकल फॉर्मूला मास अभी आपने कैलकुलेट किया 59, और उसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, यानी यहाँ से n की वैल्यू क्या आई 2 आ गई। तो इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये इंपीरिकल फॉर्मूला टू द बेस n। ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला जो आपने निकाला है टू द बेस n। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखा है, इंपीरिकल फॉर्मूला कितना था आपका C2H3O2 इस पूरे में के बेस में 2, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ से 2 आई है। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास को किससे डिवाइड करते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला मास से। तो कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो C4H6O4, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया C4H6O4 और इंपीरिकल फॉर्मूला C2H3O2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो चलो हम इंपीरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, इनकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, डिफिनीशन भी जरा देख लेते हैं। तो इन्हें इरेज कर दें, इनको इरेज कर दें, इनका भी काम नहीं है, बस काम किनका किनका है, C4H6O4 है ना, इनको भी अभी सीधे लिख लेते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला ये आया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया था C4H6O4। ठीक है, तो पता है इनकी डिफिनीशन क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? इंपीरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो एलिमेंट के सिंपल रेशियो को या सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स को शो करता है। यानी वो फॉर्मूला जो एलिमेंट के सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स को शो करता है वो इंपीरिकल फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जो फॉर्मूला शो करेगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला जो सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स को शो करेगा वो क्या कहलाएगा, इंपीरिकल। और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में शो करेगा वो फॉर्मूला क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे देखो एक्चुअल इसके एक मॉलिक्यूल में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअली 4 कार्बन के एटम, 6 हाइड्रोजन के और 4 ऑक्सीजन के एटम है, लेकिन इनको हमने और सिंपल रेशियो में ले गए, जो चूंकि हो रहा था तो ले गए, तो वह C2H3 और O2। तो ये क्या शो करेगा, इंपीरिकल फॉर्मूला, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बात समझ में आई? अच्छा चलो यहाँ से तो समझ में आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे करना है उसको करना। ठीक, इसका स्टेप होता है, हम स्टेप लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करेंगे उसका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, है ना, यानी कि इसको इरेज कर देते हैं पूरा, तब समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा और इजीली समझ आएगा, स्पेस पूरा रहेगा। तो जैसे हमें क्या एक्चुअली कैलकुलेट करना है, टू फाइंड empirical and molecular फॉर्मूला। ठीक है, क्या करेंगे पहले, स्टेप 1 क्या होगा हमारे लिए, स्टेप 1 क्या करेंगे, प्रिपेयर डिफरेंट कॉलम्स। कौन कौन से कॉलम हमने नीचे शो किया था, प्रिपेयर डिफरेंट कॉलम फॉर इंपीरिकल फॉर्मूला, यानी इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या करिए, वो चार्ट प्रिपेयर किया जो प्रिपेयर किया था। स्टेप 2 में क्या करिए, स्टेप 2 में आप क्या करिए, आप फाइंड इंपीरिकल फॉर्मूला मास
इंपेरिकल, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला वहां पे आप फाइंड कर लेंगे तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास का कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक। थर्ड स्टेप में क्या करें, थर्ड स्टेप में आप क्या करें, फाइंड एन फाइंड करें। एन कैसे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला एन इज इक्वल टू मोलर मास, या यूं कहिए मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, ठीक, द मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, यहां से एन आ जाएगा और लास्ट स्टेप में अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। स्टेप 4 में क्या करिए, अब क्या करिए, फॉर्मूला यूज करिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। क्या यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला टू द बेस स्मॉल एन। क्या समझ में आ गया। तो इन 4 स्टेप से हम क्या करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कैलकुलेशन कर लेंगे। और मैंने एग्जांपल्स भी शो करा दिया और स्टेप भी पूरे आपके सामने हमने राइट डाउन कर दिया। तो क्या बात समझ में आ गई। अगली बार इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे आप लोग, ठीक है। कभी कभी होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होगा कि आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिल जाता है ना। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेम कैसे मिलेगा, जब n की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। अगर n की वैल्यू 1 आ जाती है तो इस केस में आपका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, सेम है तो भाई कोई बात नहीं, होता है। मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, सेम मिलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे हमने क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है। अब जरा कुछ डेंसिटी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद इरेज कर रहे हैं हम, इसको इरेज करो, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी इसमें एक और क्वेश्चन बनता है जो आपका वेपर डेंसिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। वेपर डेंसिटी से रिलेटेड होता है तो फिर ओहो एक चीज छूट गया हम लोग से, सॉरी छूट गया एक चीज। मैंने जब आपको परसेंटेज कंपोजिशन बताया था, है ना, इसके पहले परसेंटेज कंपोजिशन पर सिखाया था, एक दो क्वेश्चन भी कराया था। वहीं पे हमें हेलोजन वगैरह और फास्फोरस और सल्फर के भी परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो भी जरा डिस्कस कर लें। फिर नहीं, एक काम करते हैं, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। अभी इस पे वेपर डेंसिटी वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, वेपर डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, फिर उसे भी कर लेंगे। अभी तो मुझे याद आया कि अब वो स्किप हो गया था मुझसे, तो कोई नहीं, वो भी हम कर लेते हैं। तो इसको इरेज करते हैं और हमारा नेक्स्ट अब कैलकुलेशन होगा क्या, या न्यू कॉन्सेप्ट हमारे लिए है, नया टॉपिक जो कि वेपर डेंसिटी से रिलेटेड है। तो पहले बता दें, क्वेश्चन कर लें। आई थिंक पहले बता देना चाहिए, ठीक है। पहले जान लीजिए हम अब क्या डिस्कस कर रहे हैं, डेंसिटी के बारे में कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके बारे में, डेंसिटी के बारे में, ठीक है। जनरली डेंसिटी 2 तरह की होती हैं, ठीक है, ठीक है। एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी तो खैर मास बाय वॉल्यूम से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम गैसीय सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस और सॉलिड सब्सटेंस सबकी डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा समझेंगे गैसीय सब्सटेंस की डेंसिटी, स्पेशली रिलेटिव डेंसिटी उसकी, जिसी को हम वेपर डेंसिटी भी बोलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे करेंगे फॉर लिक्विड, ठीक है, फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंस के लिए अगर आप, ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करते हैं, किसकी, एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करते हैं, ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करते हैं इसके लिए, तो क्या होता है, मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन में वॉल्यूम, सिंपली यही होता है ना। एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करें तो मास बाई वॉल्यूम से ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लिक्विड सॉलिड के लिए रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, यही नीचे लिख लेते हैं, अगर इनके लिए हम रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करें, रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करें तो क्या होता था, डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, यहाँ वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं रिलेटिव के लिए, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी लिक्विड और सॉलिड के केस में अगर हम एब्सोल्यूट डेंसिटी को अगर फाइंड करेंगे तो मास बाय वॉल्यूम के वाले फॉर्मूले से, मास बाय वॉल्यूम रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे। और अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करना है, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सब्सटेंस की डेंसिटी को किससे डिवाइड करेंगे, वाटर की डेंसिटी से, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। तो ये तो खैर लिक्विड सॉलिड के लिए इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन जब गैसियस होता है, गैसियस सब्सटेंस, ठीक है, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं ऊपर यहाँ से फॉर गैसेस, ठीक है। गैसेस के लिए जब हम एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करते हैं, तो उसके लिए एक्चुअली फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी। यहाँ भी हम मास बाय वॉल्यूम से निकालेंगे, मास बाय वॉल्यूम से ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम जो होगा वो रिलेट रहेगा हमारा आइडियल गैसिफिकेशन से, यानी कि यहाँ से हम रिलेटेड एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला उसका बनता है PM/RT, ठीक है। प्रेशर गैस की, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस होगा, R गैसियस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर हो रहा होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी गैसेस के लिए इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है। चलो, और एक चीज और, इसके लिए अगर हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी की डिफिनेशन होती है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। यानी लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस के लिए रिलेटिव डेंसिटी हम वाटर के रिस्पेक्ट में बताते हैं, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और गैसियस के लिए जब रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की डेंसिटी से, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में किसी अदर गैस की डेंसिटी को अगर बता रहे हैं तो उसकी वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी को ना गैस के केस में रिलेटिव डेंसिटी को क्या नाम देते हैं, वेपर डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को गैसियस के लिए क्या नाम दिया जाता है, वेपर डेंसिटी। तो चलो जरा रिलेटिव डेंसिटी निकाल देते हैं इन लोगों के लिए। ये वेपर डेंसिटी को हम VD कह दें, वेपर डेंसिटी VD इज इक्वल टू अगर हम किसी पर्टिकुलर गैस के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो PM/RT अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर तो वही रहना है ना, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। एक चीज मैं बताना भूल गया, जब हम रिलेटिव डेंसिटी गैसेस सब्सटेंस के लिए डिफाइन करेंगे तो वहां पे जिन दो गैसेस का, चूंकि रिलेटिव डेंसिटी में डेंसिटी हाइड्रोजन की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे गैस की डेंसिटी को शो कर रहे होते हैं, तो उस समय जो टेम्परेचर प्रेशर हम इस गैस के लिए रखे होते हैं उसी टेम्परेचर प्रेशर पर हम हाइड्रोजन की गैस की डेंसिटी को लेते हैं, ठीक है, तभी रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करेंगे। तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा, R तो गैसेस कांस्टेंट है और सभी के लिए क्या रहना है, सेम रहना है। तो यहाँ पे अगर हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे PM/RT, तो P मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, देखो M ऑफ गैस, ये M ऑफ गैस का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय RT, टेम्परेचर प्रेशर मैंने बोला है सेम रहना है, ठीक। ये ऊपर वाली गैस की डेंसिटी का फॉर्मूला होगा डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप लिखोगे तो प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय R इंटू T, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से कैलकुलेशन आगे बढ़ा रहे हैं, VD यानी वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू P मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन में RT। ये अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो RT डिवाइडेड बाय P इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस। PP कैंसिल हो जाएगा, RT कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से वेपर डेंसिटी थोड़ा दिख रहा होगा आपको। वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 mu होता है, तो उसके हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर क्या होगा, 2 होगा कि नहीं। यानी वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस में रिलेशन आपको समझ में आया, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। अगर इसी को और एक्सपेंड करके हम लिखें, देखो यहाँ लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, घबराइएगा नहीं। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस हम फाइंड कर सकते हैं इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, जब एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करवाते हैं लोग, तो वहां पे वेपर डेंसिटी का भी इंफॉर्मेशन देते हैं,
तो अगर वेपर डेंसिटी का इन्फॉर्मेशन दिया है आपको तो आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेंगे गैस का, और मॉलिक्यूलर मास अगर आ जाएगा तो आपके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब समझ में आया। डेंसिटी हमने डिफाइन यहाँ डिस्कशन किया डेंसिटी का, और हमें मेन एक्चुअली ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस और उसकी वेपर डेंसिटी में रिलेशन फाइंड करना था, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, रिलेटिव डेंसिटी से स्टार्ट किया, और उसमें भी गैस की डेंसिटी के लिए यही फॉर्मूला यूज किया PM/RT, और हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के लिए भी PM/RT। तो कैलकुलेशन के बाद हमने देखा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस और वेपर डेंसिटी में ये रिलेशन आता है। ठीक है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन देख कर लेते हैं। ठीक है, इसे भी क्या करते हैं, क्वेश्चन देख ही लेते हैं। चलिए इसे भी कर लेते हैं। आज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह पे क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन पे हमने डिस्कशन कर लिया है, उस पे भी प्रैक्टिस कर ही लिया हम लोगों ने। ठीक, उस पे भी डिफरेंट क्वेश्चन देखे। चलिए आज तक जितना आज के लेक्चर में कवर हो जाता है। इसके बाद एक या सिर्फ इसके बाद 2 लेक्चर होंगे और, है ना। मैं सोच रहा हूँ एक लेक्चर बढ़ा दूँ, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और लेके आ जाएं, और एक लेक्चर में हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे। चलिए, तो मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया ही होगा, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वेश्चन है इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या क्या उसमें 52.18% कार्बन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया हुआ है 52.18, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया है आई थिंक 13.04। ठीक है, 13.04, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया है यहाँ पे 34.78। आपसे क्या पूछा, मॉलिक्यूल, इसका वेपर डेंसिटी दिया है 23 दिया है। अगर इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, वो जो कंपाउंड है अगर उसकी वेपर डेंसिटी बोल रहा है कि 23 है, तो फाइंड इट्स इम्पीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखा, तो इस बार वेपर डेंसिटी, इस बार डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, वेपर डेंसिटी दिया है। तो हमको अभी हमने रिलेशन निकाला है, वेपर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो ठीक है, क्वेश्चन सेम उसी तरह से हो जाएगा पिछले वाले क्वेश्चन से एग्जैक्टली। बस यहाँ पे वेपर डेंसिटी डायरेक्ट नहीं देकर के, मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली ना देकर के क्या दिया है, वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड गिवन है। इसे भी कर ले, बस 2 मिनट में ही हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट का कॉलम बनाएंगे। ठीक, एलिमेंट, उनके परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दिया ही रहेगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट दिया रहेगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। अब कैसे निकलता है आपको पता है। उसके बाद सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स, फिर इसके बाद अगला क्या है, सिंपल होल रेशियो ऑफ एटम्स। समझ रहे हैं मेरी बात को, सिंपल होल रेशियो ऑफ एटम्स से भी कैलकुलेट। तो एलिमेंट कौन कौन से है, कार्बन है, परसेंटेज कंपोजिशन कितना है इसका, हाँ यार 52.18 है ना, 52.18। ठीक, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालो, 52.18 अपॉन में 12 कितना आ जाएगा, 4, 48, 4 बच गया, 41, 36, 5 बचा, 58, 48 और 48। ठीक है, 10 बचा, फिर 12/96, लगभग कितना है रहने दो। ठीक, हाइड्रोजन का कितना है 13.04। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 13.04 अपॉन में 1। तो अजीब आ गया, 13.04 डायरेक्ट आ गया। इसको तब एक ही यहीं तक रहने दो, 2 ही डिजिट तक रहने दो। ठीक है, ऑक्सीजन का देख लो कितना है, ऑक्सीजन का 34.78। तो इसके लिए रिलेटिव नंबर ऑफ एटम क्या आएगा, 34.78 डिवाइडेड बाई 16। तो 16 टू जा 32, बचा 2 और 7 27 हो जाएगा, 16 1 जा 16, कैरी 11, 118, 16 7 112, 2.17। इतना समझ में आया।
अब सिंपल रेशियो ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, रेशियो होता है, लेकिन किसका, इन तीनों में जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट होता है, उसी से क्या करते हैं, सबको डिवाइड करते हैं। तो 4.34 डिवाइडेड बाई 2.17, ठीक, क्या आ जाएगा, ये जनरली 2 आएगा, देखो 434, ठीक, ये हो जाएगा 13.04 डिवाइडेड बाई 2.17, ये कितना आएगा जी, 6 बाद में 17 छक्का 102, ठीक है, ये करीबन 6 आएगा, देख लेना, 12 तुम्हारा 104 बचेगा, 50 57, ठीक है, 6 लगभग आएगा, और ये 2.17 डिवाइडेड बाई 2.17, ये तो देखो 1 आ गया। तो देखो ना, इस केस में सिंपल रूल रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, है कि नहीं। सिंपल रूल रेशियो क्यों निकालेंगे, जब खुद ब खुद अपने एक सिंपल रूल रेशियो में आया, या देख लीजिए, निकालना भी हो तो क्या कर सकते हैं आप, सिंपल रूल रेशियो ऑफ एटम्स अगर इस केस में आपको निकालना भी हुआ तो फिर निकालने क्या है, तो सिंपल रूल रेशियो में है ही 261, तो इंपेरिकल फॉर्मूला पता है क्या, यहाँ से हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चंस में एक्चुअली ये कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे तो है नहीं, पर कोई नहीं, यहाँ से इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आप निकालोगे, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, C2H6O, C2H6O। अब बस रह क्या गया है, वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास आ गया तो n फाइंड कर लेंगे, और n फाइंड कर लेंगे तो आगे चल करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड कर लेंगे। यार मैं समझ रहा हूँ, इसके बाद आप कर लोगे, ठीक है, इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ से मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस पता है क्या आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ आगे, यहाँ मैं बता रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वो जो गैस है या ये जो कंपाउंड है उसका क्या आएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना है यहाँ पे 23, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कितना आएगा 46, और ये इंपेरिकल फॉर्मूला मास आप निकाल लीजिए कितना आएगा 24, 36, 30 और 16 46, ये भी 46 आएगा, ये भी क्या आएगा 46। यार इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे आप ना 46 आएगा, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस कैसे निकालेंगे या कंपाउंड 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी से, वो भी 46, यानी n की वैल्यू यहाँ क्या आएगी 1। और इस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आई थिंक आपको समझ में आ रही है, हो जाना चाहिए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ या कैलकुलेट करा दूँ, चलो कैलकुलेट करा देता हूँ, क्या करना, बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ा ना लगेगा, मुझको बस इतना ही इरेज करना पड़ेगा ना, लो इरेज कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, चलो देख लो यार, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है तुम्हारा C2H6O आया है, तो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस, सॉरी गैस और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ जो कंपाउंड है, चूंकि गैसियस है तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 23 यानी कि 46। और अब तीसरा स्टेप कहता है n की वैल्यू निकालो, क्या था वो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है, सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा 46 अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास, यहाँ से निकाल के देखो 24 प्लस 6 प्लस 12 30 और 16 46, यहाँ से भी क्या जाएगा 46, यानी n की वैल्यू 1 आ गई। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया, यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला जो भी अभी आपने कैलकुलेट किया है, इंपेरिकल फॉर्मूला टू द बेस n, यानी कि C2H6O टू द बेस 1, या फाइनली C2H6O। यानी देखो मैंने बोला था ना, बहुत सारे केसेस में इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो देखो इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल वो क्या होते हैं, उनका डिस्कशन समझ में आया। वेपर डेंसिटी वाले क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए, है ना, और परसेंटेज कंपोजिशन वाले भी क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया और उनको प्रॉपर तरह से हैंडल किया। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, है ना, अभी यहाँ से हम 2 लेक्चर और कवर कर, इस चैप्टर को कवर करने के लिए हमें 2 लेक्चर और ले आना पड़ेगा। एक में हम कंसंट्रेशन टर्म और उससे रिलेटेड जितने भी वॉल्यूमेट्रिक, मतलब कि नॉर्मेलिटी वगैरह वाले प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, हम उसी कंसंट्रेशन टर्म में सॉल्यूशन वाले, है ना, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म में कवर करेंगे। और एक लेक्चर रखेंगे जिसमें और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही, बाकी जो कुछ भी होगा उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। और दूसरी चीज़ ध्यान दीजिए,
जितने इस मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की कि जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सके आपको कराए जा सके, तो हमने दिए हैं। हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बाकी 2 लेक्चर अभी हम देने वाले हैं, ये तो कंफर्म है कि बाकी 2 लेक्चर में एक लेक्चर आपका पूरा कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड रहेगा, उसको समझाना, उनसे रिलेटेड बातें करना, और एक पे हम एक लेक्चर इसलिए एक्स्ट्रा रख रहे हैं क्योंकि उसमें ये हम देखेंगे कि क्या कुछ हमारे छूट तो नहीं रहे हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चन या कुछ और टाइप के मोल वगैरह में प्रॉब्लम छूट तो नहीं रहे हैं। अगर उस तरह के प्रॉब्लम छूट रहे हैं या कोई ऐसा टॉपिक होगा जो मुझसे छूट गया होगा ड्यूरिंग कंप्लीट कराने के दौरान, तो उस टॉपिक को और मोल कॉन्सेप्ट के बचे क्वेश्चन को उस लेक्चर में हम रखना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं।